दोस्तों, आज पेश है फौजी काका और आतंक की आग। ये एक और चित्र है। सीमा पर देश के बाहरी दुश्मनों से लड़ा हूँ। अब मैं लड़ूंगा देश के अंदर बैठे उन दुश्मनों से जो देश के अंदर या अंदर देश को खोखला कर दे रहे हैं। कसम खाता हूँ मैं अपनी भारत माता की, जब तक देश में अंदरूनी दुश्मनों को ख़त्म नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आतंक की आग। एक स्टेशन वैन जगत बीच उजाड़ कच्चे रास्ते पर होती हुई जैसे ही मुख्य सड़क पर पहुंची, उसने रफ्तार पकड़ ली। थोड़ी देर बाद वैगन में जब शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर मुड़ी, चालक की आंखों में खौफ उभर आया। ओह पुलिस, सावधान, उन्हें शक न होने पाए। अगले ही पल और वैगन रुकते ही पुलिस इंस्पेक्टर चालक की खिड़की के निकट पहुंचकर गुर्राया। क्या है? घरेलू सामान है सर, कागजात दिखाओ। तब चालक ने बगल में बैठे व्यक्ति ने वैगन के अंदर उतरकर इंस्पेक्टर के करीब पहुंचा और सामान मेरा है इंस्पेक्टर, ये रहे कागजात। हम फिर कागजात देखने के बाद मैं आपका सामान चेक करना चाहता हूं, लेकिन मैं फर्ज क्या तो मजबूर हूं। वो तत्पश्चात उस आदमी ने विरोध करने का इरादा छोड़ दिया और वैगन के पिछले भाग की ओर चल पड़े। और पीछे पहुंचकर आदमी ने ताला खोला और एक पट खोला। इंस्पेक्टर चौंका। यह तो तुम्हारा सामान है, खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। दूसरा पट खोलो जी। और तुरंत आदेश का पालन हुआ, लेकिन दूसरा पट खोलते ही आतंकवादियों की गोलियों की बौछार से पुलिस दल मौत की नींद सो गया। इनकी लाशों को साथ जीप को भी किनारे लगा दो। यस बॉस। तब आतंकवादी अपना काम निपटा कर आदमी के साथ वैगन में सवार हुआ और वैगन तीव्र गति से अपनी मंजिल की ओर दौड़ पड़ी। इस हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और अधिकारियों को संबोधित किया। इस घटना से साफ जाहिर होता है कि कुछ खतरनाक आतंकवादी शहर में दाखिल हो चुके हैं और वे कभी भी कोई बड़ा कांड कर सकते हैं। शहर में रेड अलर्ट की घोषणा कर दी गई है सर। संवेदनशील इलाके में सुरक्षा कड़े प्रबंध कर दिए गए हैं। हमें विश्वास है जल्दी आतंकवादी पकड़े जाएंगे। गुड रिपोर्ट की इंतज़ार में अब आप लोग हाथ में हैं। हम आतंकवादियों को उनके इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे आप लोग को पूरा भरोसा है। तत्पश्चात कमिश्नर साहब ने मीटिंग बर्खास्त करी और लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशें के बावजूद भी आतंकवादी दिन दहाड़े एक दिन दोहराए पर एक वरिष्ठ मंत्री को और गोलियों से भून डाला। और हत्याकांड के कुछ दिनों बाद धड़ाम ध्वस्त बस में खून से लथपथ पड़ी लोगों की लाशें आतंकवादियों ने क्रूरता की दास्तान थी। अभी इन घटनाओं का खौफ आतंक कम भी नहीं हुआ था कि संवेदनशील इलाके बम से की गूंज दर्रा उठे। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हो गए। पुलिस मीटिंग डिपार्टमेंट में खलबली मच गई। यह क्या हो रहा है? पूरा शहर आतंक की आग में सुलझ रहा और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है सर। जैसे कि कोई क्लू लगा हम उसे दबोच लेंगे। जल्दी ही वे कानून के शिकंजे में होंगे। आई डोंट मूव एनी इमरजेंसी, आई वांट रिजल्ट। यस सर। परंतु आतंकवादियों ने फंक्शन में खुलेआम निर्दोषों की हत्या करके पुलिस वाले के दावे खोखला साबित कर दिया। कई बैंक लूट लिए गए। यह सिलसिला अब भी जारी था। शहर में एक पास कॉलोनी में सूर्य नगर के नेशनल बैंक शाखा में 10:10 पर एक नेत्रहीन व्यक्ति दाखिल हुआ। मुझे मैनेजर से मिलना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? जी हाँ, क्यों नहीं। आप मेरे साथ आइए। थैंक यू। अंदर हैं, आइए। अंदर साहब हैं। तुम
तुम भी अंदर चलो, लेकिन चुपचाप अंदर चलो वरना भेजा उड़ा दूंगा। और खबरदार कोई अपनी जगह ऐसे ही ले। जान की खैर चाहते तो अपनी गुद्दी पर हाथ रख लो और लेट जाओ। आई। लेकिन सारे खतरे खतरे का अभ्यास होते ही एक कैशियर ने खतरे का अलार्म की का बटन दबा दिया, जिसका संबंध सीधे थाने में था। अलार्म बजते ही थाने की पुलिस तुरंत ही गश्त कर रही थी। वह पुलिस कार को सूचना दी, हेलो चार्ली 1, नेशनल बैंक में डकैती पड़ गई है, फ़ौरन वहाँ पहुँचो। और हम 5 मिनट में घटनास्थल पर पहुँच जाएंगे। और उधर आतंकवादी इस खतरे से बेखबर रुपये समेटने में व्यस्त थे। वहाँ पुलिस, जल्दी करो, अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, बस कुछ सेकंड का काम है। शकील तुम जाकर वैन स्टार्ट कर लो, क्विक। और उधर पुलिस पोजीशन में लिए खड़ी थी कि जब शकील बाहर आया तो इंस्पेक्टर ने उसे ललकारा, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। ओ लेकिन वह शकील रुका नहीं। दाएं, तुम लोग वैन में पहुंचो। रही है। मैं वैन की तरफ बढ़े मगर दाएं। अपने साथियों का असर देखकर बातचीत बढ़ते आतंकवादी आत्मसमर्पण कर दिया। प्लीज़ डोंट शूट, हम अपने आप को कानून के हवाले करते हैं। गुड, अब अपने हाथ गुद्दी के बांध लो और घुटने ज़मीन पर बैठ जाओ। आतंकवादी ने तुरंत ही आदेश का पालन किया। इस कम वक्त को भी अभी आना था। अंधा मालूम पड़ता है सर। अगले ही पल इंस्पेक्टर राम सिंह चिल्लाया, ए रुक जाओ, आप कौन हैं? गोलियां क्यों चला रही हैं? अगर यह अंधा आतंकवादियों के हथे चढ़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। इस विचार आते ही इंस्पेक्टर सर चीखा, पुलिस हेयर प्लीज डू इज राइट, मेरी आवाज़ की तरफ मुड़ जाओ। ओह ठीक है। अंधे व्यक्ति ने वैसा ही किया। तुमने तो हमें मुश्किल में डाल दिया। आखिर क्या बात है सर? जवाब देने की बजाय राम सिंह ने उसे घसीट कर जीप की आड़ में ले गया। तुम यहाँ, मैं कहूँ जब तक खड़े रहो। ओके सर। और अंधे को हिदायत देकर राम सिंह अपने साथियों की तरफ बढ़ा। अंधे ने अपना हाथ जेब से रेंगा और दूसरे ही पल दाएं और समाप्त होते ही, मूर्खों बैठे क्यों, उठकर माल समेटो और वैन में पहुंच जाओ जल्दी। आतंकवादी सोते से जागे और नोट भरे बैगों को उठाकर वैन में भाग गई। और फिर जब तक थाने में की मदद पहुंचती, मैदान साफ हो चुका था। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी विशेषज्ञों का दल घटनास्थल पर पहुंच गया। सर, अब लकीर पीटने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, इतनी बड़ी वारदात हो गई। हमेशा की तरह इस बार भी आप लोग हाथ मलते रह गए, बड़े शर्म की बात है। आप लोग का बयान से पता चलता है अंधे का रोल करने वाला व्यक्ति व आतंकवादियों का मुखबिर था। अगर वह हमारे उपलब्ध आतंकवादियों की फोटोग्राफ्स में कोई हुआ तो यह शहर ज़्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा। यही नहीं सर, पहला मौका है जब हमने 3 मुर्दा आतंकवादियों को पकड़ने में कामयाब हो गई। यह आप क्यों बोल रहे हो कि मुर्दे बोला नहीं करते? तभी सर, एक आदमी तलाशी में यह लिफाफा उसकी जेब से बरामद हुआ है। चौंकते हुए कमिश्नर साहब ने लिफाफा ले लिया। ओ, इस पर तो कर्नल भीष्म प्रताप सिंह का नाम लिखा हुआ है। यह फ़ोटो किसकी है? इस फोटो में मृतक आतंकवादी कर्नल का क्या संबंध हो सकता है? मस्तिष्क में उभरने वाले सवालों को पुलिस कमिश्नर गहरी सोच में डाल दिया। सेना भवन के मुख्यालय द्वार पर के सामने आकर रुकने वाली कार से उतरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, कर्नल भीष्म प्रताप सिंह उर्फ फौजी काका थे। नमस्ते कर्नल साहब, नमस्ते। आखिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? इस राज को गुप्त रखा गया है, लेकिन सारी कर्नल आपको सवाल का जवाब चीफ दे सकते हैं। चीफ इज वेटिंग फॉर यू। हुक्म। वेलकम कर्नल भीष्म प्रताप, वेलकम। आप मुझे देखकर तुम्हें हैरानी होना चाहिए।
अगर तुम फौज की नौकरी नहीं छोड़ते तो आज मेरी जगह तुम चीफ ऑफ मिलिट्री सेक्रेटरी पद पर होते। बैठो। थैंक यू सर। कहो कैसे हो? मेरा हाल जानने के लिए आपने मुझे यहाँ नहीं बुलाया होगा सर। तुम्हारे बात करने का अंदाज़ा अभी भी नहीं बदला कर्नल। मेरे ख्याल से आप औपचारिकता निभाने की बजाय आप असल मुद्दे पर आना चाहिए। तब चीफ ने एक फ़ोटो कर्नल काका की तरफ बढ़ा दिया और फोटो को नज़र पड़ते ही कर्नल काका चौंका। यह तस्वीर सलमा बहन आई मीन मिसिज कैप्टन हमीद की है। तुम इसे पहचानते हो? और चीफ ने नेशनल बैंक में पड़ी डकैती के संबंध में विस्तार से बताया। मृतक आतंकवादी की जेब से ये फ़ोटो और तुम्हारा पता पाए जाने से साफ जा रहा होता। देश सवेर तुमसे मिलना ज़रूर मिलता और तुम्हें अपने यहाँ पनाह भी दे देते। मैं कुछ समझा नहीं सर। दरअसल वह आतंकवादी स्वयं कैप्टन हमीद का इकलौता बेटा शकील था। क्या सलमा भाभी सच्चाई कोई वापिक है? हाँ। फिर तो इस अबला पर आसमान टूट पड़ा होगा। बुदबुद आती फौजी काका के दिल में दर्द भरी कहर लहर उठी गई और उन्होंने सोचे पुरानी यादों के प्रति उजड़ती चली गई। और फिर उसकी सोचों में उस समय जाकर स्थित हो गई जब कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे। अलग अलग ब्लाटिनों से आए जवान युवकों को ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। एक दिन बहुत जल्दी तुम यहाँ से चले जाओगे, अतः अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अपने प्रयासों में कितना सफल हूँ। हम आपकी निराश नहीं करेंगे सर। गुड। और कैप्टन हमीद के सामने आओ और मुझे से मुकाबला करो। यस सर। कहने के साथ ही कैप्टन हमीद लाइन से आकर निकल कर सामने आ गया। तब तड़ाक। एक्सीलेंट। यस सर। लो अब खड़े होने में मेरी मदद करो। लेकिन मदद के लिए जैसे ही हमीद ने कर्नल के हाथ थामा और फिर इससे पहले कि हमीद संभल पाता और फिर आखिर तुम चूक गए भाई। माय बॉय नाउ गेट अप। सॉरी सर। मुकाबले के समय कभी किसी पर भरोसा नहीं करना, चाहे वह कितना ही दोस्त क्यों ना हो। यह मेरा आखिरी सबक है, हमेशा याद रखना है सर। सर आपके कमांडेंट ने याद किया है। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, आता हूँ। ये है कर्नल भीषम प्रताप, वेस्ट कमांडो इन आर्मी। जय हिंद सर। आई हैव ए स्मार्ट टास्क फॉर यू कर्नल। ऑर्डर सर। तुम्हें आज अपने कमांडोज के साथ एक मिशन पर रवाना होना है। यस सर। और तब ब्रिगेड चोपड़ा अरोड़ा मिशन की जानकारी देने लगे। जंगल में स्थित दुश्मन का इस खुफिया अड्डे को तबाह करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर समझिए सफाया हो गया। मेजर भीषम प्रताप कभी नाकाम नहीं होकर लौटा। गुड। इसमें अड्डे में क्या है? और फिर उसी रात दुश्मन के गुप्त ठिकाने के ऊपर आकाश में पालिजो के नाउ फॉलो मी। यस सर। यह रही हमारी मंजिल। ओह, लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे सर? शॉक प्रूफ बेल्ट की मदद से इन तारों के सारे। गेट रेडी, कम इन बॉय। और सीधी जंप नाउ। तुम लोग किले में फैल कर जगह जगह पर टाइम फिक्स कर दो। ठीक 50 मिनट के अंदर हर हालत में लौट जाना है। याद रखो, बहुत ज़रूरी पड़ने पर ही तुम साइलेंसर युक्त पिस्तौल का प्रयोग करोगे, अन्यथा चाकू और एक खंजर का उपयोग करना। फायरिंग का शोर आत्मघाती हो साबित होगा। यस सर। नाउ फॉल आउट। आदेश मिलते ही कमांडो विभिन्न दिशाओं में ओंझल हो गए और ठीक 50 मिनट बाद जमशेद और हमीद अभी तक नहीं पहुंचे। आते ही होंगे सर। वे जानते हैं कि 15 मिनट में बाद बम के धमाके इस किले के पर कच्चे उड़ जाएंगे और जमशेद और हमीद खतरे में है सर। ओह, तुम लोग किले की दूसरी तरफ लटक रही रस्सी के सहारे नीचे उतरो
उतर उत्तर की ओर बढ़ो। 10 मील दूरी पर हमारी सेना का हेलीकॉप्टर हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन आप मेरी चिंता मत करो। नाउ मूव क्विक, मेरा आदेश है। कैप्टन प्रवीण और कमांडो कर्नल का हुक्म मानने के लिए बाध्य थे और उधर, लेकिन प्रस्थान करने से पहले कर्नल ने मोर्चा संभाल लिया। दाएं और मौका मिलते ही से हमीद दौड़ते हुए उस सीढ़ियों पर तक पहुंच गई। आओ जल्दी। लेकिन जैसे ही ऊपर आए, दड़ 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 दड़, अब तुम नीचे पहुंचो, मैं दुश्मनों को संभालता हूँ। लेकिन सर, बहस मत करो, एक पल भी देर मत करो। और कहने के साथ ही कर्नल आगंतुक सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी। राम, तभी मौका पा कर्नल वहाँ से खिसक लिया, लेकिन अभी वह ज़मीन से 25 फुट ऊपर था कि ऊंचाई पर पहुंचा। दाएं, परंतु जमीन से गिरने से कर्नल सुकौशल नट की भांति कलाबाजी खाता हुआ नीचे खड़ा हो गया। दूसरे ही पल झुरमुट की ओर दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि कर्नल सुरक्षित स्थान पर पहुंच पाता किले में गोलियों की बरसात होने लगी। दाएं दाएं, और कर्नल ऐसा ही होकर जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि दुश्मन की बरसाई गोलियां कर्नल शहीद को सलनी कर पाती, किले में धमाके का सिलसिला। धड़ाम धड़ाम। सर, आप तो ठीक हैं? ओह सर, पर हाँ, पर मेरा पैर बेकार हो चुका है। आप फिक्र न करें सर, मैं हूँ। ओह, दुश्मन हमारे पीछे आ रहे हैं कैप्टन। तो क्या हुआ सर? तुम मेरी खातिर अपनी जान खतरे में मत डालो, मुझे यहीं उतार दो, इसे रोकता हूँ। सर, आपको इस हालात में नहीं छोड़ सकता। पागल मत बनो कैप्टन, दुश्मन को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो रोकिए न उन्हें। आपका पैर घायल होया, हाथ नहीं। कहने के साथ रमीद घूम गया और फिर भड़ाम, मारो धड़ाम। लेकिन अभी हमीद की खुशी अपनी चरम सीमा पर भी नहीं पहुंच पाई थी कि तभी कई गोलियां उसके शरीर में समा गई। हमीद के कंधे से छिटक कर जमीन पर गिरा कर्नल, और जमीन पर गिरते ही कर्नल पोजीशन ली। दुश्मन का सफाया होते ही कर्नल खिसकता हुआ हमीद के निकट पहुंचा। कैप्टन, देखो देखो, मैंने उन्हें ख़त्म कर दिया। यू आर ग्रेट सर, पर मुझे अफसोस है कि मैं आपके पैर नहीं बन पाऊंगा। अब मैं आपको साथ नहीं दे पाऊंगा सर। ऐसा मत कहो कैप्टन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सॉरी सर। नहीं, क्या हुआ कर्नल? कुछ नहीं सर। कुछ तो ज़रूर है कर्नल, तुम कहीं कहाँ खो गए थे। सलमा बहन की जिक्र आया तो अतीत के कुछ यादें ताज़ा हो गई। आपको मिशन जैबरा की सफलता की कहानी तो याद है? उस वक्त हमारा हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचा गया और मैं बच गया। फिर अस्पताल में छुट्टी मिलने के बाद मैं सलमा बहन से मिला तो मैंने उससे कहा कि जब कर्नल भीष्म प्रताप जिंदा है, वह अपने आप को अकेली न समझे। लेकिन आज मानसिद्ध के बेटे का आतंकवादी रूप में परिचय पाकर मेरा कलेजा फट गया। सिर्फ शकील ही नहीं, हमारी घाटी में हजारों बेरोजगार युवक यही भविष्य बनता जा रहा है। पाकिस्तान के एजेंट उन्हें धन का लालच देकर सरहद पर ले जाते हैं, फिर उन्हें ट्रेंड करके हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए भेज देते हैं। शकील भी उनमें से एक है। पर आप यह मुझे क्यों बता रहे हैं? लेकिन तुम ये कैसे शख्सों से शहर में घाटी में सक्रिय आतंकवादी खुफिया अड्डों का पता लगने पर हमारी मदद कर सकते हो? हाँ कर्नल, मैं जानता हूँ तुम्हारी फौज में बेस्ट कमांडो रहे हो। तुम्हारी बुद्धि और बहादुरी के मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अब वह हमारी विभाग को सौंप दिया है। इनकार करने से पहले अपने अंदर इतना ज़रूर सोच लेना कर्नल, आज फिर तुम्हें देश की ज़रूरत है। अगर आतंक के इस आग को अभी नहीं बुझाया गया तो हमारा देश तबाह हो जाएगा। मैं अपने देश को बचाने के लिए भीष्म प्रताप अपनी जान भी बाजी लगा सकता है सर। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? शकील की शिनाख्त हो जाने के कारण हमें यह पता लगाने में सफलता मिली है कि वह अपनी बेरोजगारी के दिनों में जब्बर अल नाम के आदमी के साथ मिलता था। 4 माह पूर्व बेगम हसीद ने उसे अपना फ़ोटो और तुम्हारा पता देकर काम की तलाश में भेजा था।
पर जब वह गायब हो गया तो जब मिला वह मुर्दा। मुझे आपको शक है कि शकील को बरगला लिंक में जब्बर का हाथ था। बेशक, इस बात के हमारे पास पूरे सबूत हैं। पाकिस्तान की जासूस की मदद संगठनों के साथ उनके गहरे ताल्लुकात हैं। फिर जब्बर को गिरफ्तार करने आप उनसे कुछ उगलवा सकते हैं। जब्बर इस समय श्रीनगर की जेल में है। काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी उसे कुछ नहीं उगलवा सके। समझ गया, आप चाहते हैं कि मैं जेल जाकर उसका विश्वास हासिल करूं और जब वह सब कुछ उगल दे। आप जाना चाहते हैं, लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए मुझे जेल के सुप्रिटेंडेंट की मदद पड़ेगी। पुलिस वैसे ना तुम्हारी मदद करेगी। मुझे इस लिफाफे में एयर इंडिया का टिकट है और जब्बार की फ़ोटो और उसका प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया विशेष अधिकार पत्र है, जिसके द्वारा इस मिशन में तुम्हें स्वतंत्र रूप से काम करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। थैंक यू सर। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं सफ़र से पहले कुछ आवश्यक तैयारी पूरी कर लेना चाहता हूँ। ओके, विश यू गुड लक। और अचानक कुख्यात अपराधी शेर खान के आगमन की खबर मिलते ही श्रीनगर के सेंट्रल जेल में उधड़न मच गई। ओह, शेर खान और सलाखों में कैद जब्बर जेल में मची भगदड़ को देखकर चौंक गया। संतरी, ये कैदी भाग क्यों रहे हैं? शेर खान के खौफ से। कैदी कैदी तो कैदी हैं, पुलिस वाले भी उनसे कांप उठते हैं। शेर खान कौन है? यह शेर खान तो अरे तू शेर खान को नहीं जानता? शेर खान उस शैतान का नाम है जिसे सैकड़ों कत्ल किए हैं, पर कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस बार पकड़ में आया है। तू बचकर रहना उससे, ये तेरी कोठरी में ही रखा जाएगा। अगर तू उसे गुस्सा आ गया तो समझ ले तू गया काम से। ओह संतरी, ताला खोलो। या खुदा, मेरी हिफाजत करना। जी ताड़। अब सड़ जिंदगी भर के शेर खान को कैदी रख सके ऐसी हिंदुस्तान में जेल नहीं बनी। यह जेल करतार सिंह की जेल है। शेर खान, यहाँ से फरार होने के लिए तुम्हें मेरी आत्मा शरीर को छोड़ना पड़ेगा। बहुत चाह कराया तू, याद रखना जेल से निकलने पर मुझे तेरे और तेरे पुलिस वालों को चुन चुन कर मारूंगा। तेरी गिजल धमकियों से मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। शेर खान, जेलर के जाने के बाद हिंदुस्तानी कीड़े मैं तुझे मसल कर रख दूंगा। रहम रहम खान भाई, कौन है तू? मैं जब्बार हूँ खान भाई, तुम्हारा गुलाम। क्या चाहता है? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तू मेरी मदद? तू मुझसे तू तो पहले से बेबस है। आप मेरी असलियत से वाकिफ नहीं हैं। मैं अपनी मुलाकात ऐसी हस्ती से करवा सकता हूँ जिससे आप चाहें तो हिंदुस्तान को तबाह कर सकें। शेर खान को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले पुलिस और फौज का मुकाबला नहीं करते सकते खान भाई। हूँ, लेकिन तुम मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि हम भी वही चाहते हैं जो आप। बस एक बार इस कोठरी से निजात मिल जाए, फिर देखिए नाचीज का कमाल। तो ठीक है, आज रात ही तैयार रहना। इतना कहकर शेर खान कान में फुसफुसाया और फिर रात को, अरे बचाओ, अरे यह मुझे बचाओ, कोई आए। और तैनात संतरी चीख पुकार सुनकर वहाँ आ गया। ओह जब्बार मर गया, तो समझो मेरी नौकरी गई। ए छोड़ दे इसे। नहीं छोड़ूंगा, हिम्मत है तो बचा ले। वो शेर खान की धमकी सुन। कमबख्त ने आते ही गड़बड़ शुरू कर दी। तोड़ डालो साले की हड्डियाँ। धड़ाक धड़ाक। इससे पहले इंस्पेक्टर खतरे को भाप सकता, धाएं धड़ाम। खबरदार, अब अपनी जगह से हिले तो गोली मार दूंगा। जल्दी करो भाई खान भाई, रास्ता साफ है। तभी जेल की में वातावरण खतरे की आवाज़ से गूंज उठा। खान भाई, लगता है अब यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तू मेरे रहते फिक्र मत कर। और कूद। नहीं, इतनी ऊंचाई से नहीं कूदा जाएगा, मर जाऊंगा। घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा। नीचे नदी है, ले पहले मैं कूदता हूँ। और इससे शेर खान कूद गया। सचमुच नीचे नदी बह रही थी। देर नहीं करनी चाहिए। और इससे पहले वह कूदता, धाएं। गोली लगने से जब्बर लड़खड़ाया
उलट खड़ा कर खान के मजबूत हाथों में थाम लिया और जल्दी ही वे दूर निकल गए। आह, मुझे गोली लगी है। और नदी तट पर पहुंचकर शेर खान ने जबर खान को कंधे पर लादा और रास्ते में चलता हुआ एक सराय में जा पहुंचा। इसके पैर में गोली लगी है, किसी डॉक्टर का इंतजाम करना होगा। यहाँ किसी डॉक्टर को लाना मुश्किल है, तो फिर डॉक्टर का काम कर मुझे ही डॉक्टर का काम करना होगा। अब कोई खतरा नहीं है, बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। शुक्रिया खान भाई, मैं काफ़ी राहत महसूस कर रहा हूँ। और घाटी में विशाल जन समाज को संबोधित करते हुए महान स्वतंत्र सेनानी अपने कार्यक्रम में आचार्य गोविंद शास्त्री से कह रहे थे, जिस आज़ादी के लिए हमने हजारों बेटों को अपनी कुर्बानी दी है, वह जान खतरे में उसकी खतरे में है। सदियों पहले हम टुकड़ों में बंटकर संविधान को गुलाम की बेड़ियों में पहनाई है, और आज फिर इतिहास को दोहराने की कोशिश की जा रही है। कुछ भ्रष्ट स्वार्थी कट्टरवादी लोग धर्म जाति के नाम पर हमें आपस में लड़ा कर कुर्सी और राजनीति का खेल खेल रहे हैं। वे देश के टुकड़े कर देना चाहते हैं। इस स्थिति का लाभ उठाकर पड़ोसी मुल्क हम गुमराह लोगों को भड़काकर खून की होली खेल रहा है, लेकिन आज देश में आतंकवाद की आग से जल रहा है। इस आग को अगर कोई बुझा सकता है तो वह है आज का नौजवान। जागो भारत के सपूतों, जागो। आज भारत माँ की उम्मीद तुम पर टिकी है। हम देश की आज़ादी को हरगिज मिटने नहीं देंगे। हम एक और सदा एक रहेंगे। आचार्य जी जिंदाबाद, आचार्य जी जिंदाबाद। यह शास्त्री का बच्चा कुछ ज़्यादा ही भड़कने लगा है, इसके पर काटने का इंतजाम करना होगा। तभी एक आदमी ने टीवी ऑफ कर दिया। उस पागल का भाषण सुनकर मेरे सिर में दर्द होने लगा। पता नहीं लोग कैसे कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। उन लोगों को कुर्सी जाने का खतरा तो नहीं होता। और शरद परिस्थिति खुफिया परीक्षण के अंदर तुम लोगों ने आज अपना काम बेखूबी अंजाम दिया है। जनरल खुश होकर तुम लोगों को आज़ादी का हुक्म दिया है। जनरल डेंग जिंदाबाद। और एयरपोर्ट पहुंचो, वहां तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट और वीज़ा सौंप दिया जाएगा। अब तुम लोग अलग अलग देश में जाकर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर सकते हो। नाउ गेट हियर। और कब मिलते ही बेस्ट ऑफ लक बॉयज। उधर परेड ग्राउंड का नज़ारा जनरल डेंग अपने कक्ष में टीवी पर स्क्रीन पर देख रहा था। अचानक वह फुसकार उठा। अब लोगों को इस दुनिया से पहुंचने का वक्त आ गया है जहां कानून के हाथ तुम तक नहीं पहुंच सकते। अगले ही पल डॉक्टर डेंग ने कीबोर्ड पर बटन दबाया और उंगली का बटन दबा पड़ते ही बड़ाम और कक्ष में लगा बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा और जब्बार का चेहरा स्क्रीन पर उभर आया। हेलो जब्बार, इंतजार कर रहा था, कहो इस बार कितने आदमी लाए हो? गुड, इस बार 500 आतंकवादी कैंप में ट्रेनिंग लेंगे। पूरे 200 छोकरे हैं जनरल। हम जितने ज़्यादा हिंदुस्तान में भेजेंगे, हमारा उतना ही जल्दी ही अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। इस खुशखबरी में जनरल हम एक बार ऐसे नगीने को हाथ आया है जो हमारे मिशन को बहुत फायदेमंद मदद मिलनी साबित हो सकता है। और तत्पश्चात शेर खान ने विस्तार से जब्बार के बारे में बताया। वह ऐसा शेर है जनरल जो दाढ़ पूरा हिंदुस्तान कांपने लगेगा। तब तो हम उससे ज़रूर मिलेंगे। और अब से हिंदुस्तान में मौजूद हमारे साथियों की नुमाइंदगी तुम करोगे शेर खान। मुझे इतनी जल्दी इज्जत बख्शने का शुक्रिया जनरल। वह दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान अपनी बर्बादी का मातम मना रहा होगा। शाबाश शेर खान, हमें तुम्हारे जैसे साथियों की ज़रूरत है। और तभी रेडियो पर सिग्नल की आवाज़ सुनकर डेंग मुस्कुरा कर मुड़ा और उसकी उंगली कंट्रोल बोर्ड पर बटनों से थिरकने लगी। जल्दी स्क्रीन पर नेता टाइप का चेहरा उभरा। जनरल डेंग हियर रिपोर्ट मिस्टर चंपकराम। खबर बहुत बुरी है जनरल। यहाँ सरकार बहुत जल्दी घाटी में चुनाव करवाने की सोच रही है और इसका मतलब घाटी में विद्रोह नेता जनरल से सीधा संपर्क है। अगर
अगर चुनाव हुए तो हमारी हार निश्चित है। क्यों ना आचार्य गोविंद शास्त्री को यहाँ की हवा बहुत रुख बदल दिया है, कर रख दिया है। लोग उसके इशारे पर नाचते हैं। पंजाब तो हमारे हाथों से निकल चुका है, लगता है अब कश्मीर भी निकल जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा। और जब आचार्य जीवित है तब कुछ भी हो सकता है। जनरल आचार्य के रूप में एक गांधी का जन्म ले रहा है। यह मत बोलो जब जब किसी गांधी का जन्म हुआ है उग्रवाद की गोलियां उसका सीना छलनी कर दिया है। आचार्य भी ऐसी मौत मरेगा। कहने के साथ ही जनरल डेंग ने संवेद विच्छेद कर दिया। हालात बदल चुके हैं मेजर। इकबाल, तुम लोगों को इस बार आए लड़कों को 15 दिन में के अंदर ट्रेंड करना है। हमें उसे दिन रात ट्रेनिंग देंगे जनरल। लगता है जनरल का दिमाग कोई भयानक षड्यंत्र रच रहा है। ऐसा ही होगा जनरल। गुड, आप लोग जा सकते हैं। और फिर ठीक 15 दिन बाद 500 लड़के पूरी तरह ट्रेंड किए गए हैं। आज रात तुम्हारी निगरानी में हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश करेंगे। लेकिन सीमा पार करने पर जब्बार तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन हिंदुस्तान पहुंचने के बाद इन आदमियों को हिंदुस्तान के कोने कोने में स्थित हमारे ठिकानों पर पहुंचाने की जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। आज आज 9 अगस्त है। 14 अगस्त तक यह काम पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि 14 अगस्त जब आचार्य विनोद शास्त्री राष्ट्रीय सम्मान संग्रहण करने नेहरू हाल में मंच पर पहुंचेंगे, उसकी हत्या कर दी जाएगी। हत्या की खबर मिलते ही हमारे आदमी धर्म जाति के नाम पर दंगा फसाद शुरू कर देंगे और हिंदुस्तान की धरती पर खून खराबे से लाल कर देंगे। वह क्या प्लान है जनरल? और कुछ देर होते ही वहाँ सरकार के चुनाव करवाने का ख्याल छोड़ देगी और अंदरूनी खून खराबे को रोकने की कोशिश में जुट जाएगी। मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तानी फौज कश्मीर में घुस जाएंगी और कश्मीर को आसानी से हमारे कब्जे में आ जाएगा। और फिर ठाके की गूंज उठे। और फिर उस रात ट्रक में सवार होकर आतंकवादी काफिला भारत की सीमा के अंदर चल पड़ा। पहाड़ी मार्ग तय करके जैसे हुए जंगल का इलाका शुरू हुआ। आतंकवादी के ट्रकों को उतरने का आदेश दिया। नीचे उतरो, जल्दी, हरी अप। और तत्काल पैदल यात्रा शुरू हुई। सभी ट्रक से नीचे उतर पड़े। सब बैठ जाओ। यह ऐसा क्यों कह रहा है? जब तक मैं हुक्म न दूँ अपनी जगह से नहीं उठेगा। आखिर बात क्या है? अभी बताता हूँ। और जब्बार खान के साथ चल पड़ा। और कुछ दूर दूर जाके, क्या देख रही? यह तुम भी देख लो। और फिर शेर खान ने कैट आई दूरबीन, वह दूरबीन जिसके अंधेरे में भी दूर तक देख सकते हैं, अपनी आंखों पर लसटा दी और अचानक चौंक पड़ा। क्या देखा? कोई मिल्क टैंकर सीमित इलाके में आ रहा है। टैंकर? वह टैंकर, कोई टैंकर खाली उस टैंकर में कोई टैंकर खाली है। ओ समझा, खाली टैंकर में बैठकर ये आदमी घाटी में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठीक समझे। अब आओ, मेरा इशारा मिलते ही 25 की टोली में आदमियों को आगे भेजते रहना। ठीक है। फिर शेर खान उन युवकों की ओर चला गया और जब्बार खान अगले आदेश की प्रतीक्षा करने रहे। फिर जब्बार खान को इशारा मिलने पर, चलो पहले 25 आदमी उठकर तेजी से सीमा की तरफ जाओ, जल्दी। फिर आखिरी टोली को विदा करने के बाद जब्बार, अब हमें भी समय रहते सीमा पार कर लेना चाहिए। सारी खान भाई, तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक था, सीमा पर तुम अकेले पार करना। लेकिन जब्बार खान की परेशानी भाप चुका था और एक डायरी उसके हाथ में थमा दी। इस डायरी में हमारे सभी खुफिया ठिकाने के आते पते हैं, फ़ोन नंबर दर्ज है। इसकी मुझे ज़रूरत थी। ओह, मेरा काम पूरा हो गया, मैं चलता हूँ। तुम्हारा काम पूरा हो गया? मेरा काम तो अब शुरू हुआ है बच्चे। हेलो, एजेंट ब्लैक रोज कॉलिंग ओवर। और शेर खान ने ट्रांसमीटर संबंध स्थापित करने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वे अपने उद्देश्य में सफल
सूचना मिलती उसकी कनपटी पर रिवॉल्वर की नाल का सरदा साथ जाग उठा और साथ ही जब्बार के शब्दों में उसके कानों में गूंज उठे, डोंट मूव शेर खान उर्फ हिंदुस्तान के जासूस, तेरा खेल खत्म हो गया हो तुम। जब जब्बार शेर खान के हाथ में ट्रांसमिट झपटते हुए बोला, जनरल का शक ठीक निकला, हेलो हेलो चीफ एयर और जब्बार तुरंत ही ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अगर जनरल ने तुझे पीछे न रखकर तुझ पर नज़र रखने का आदेश नहीं दिया होता तो हम बहुत बड़ा धोखा खा जाते और तू कोई सूचना अपनी सरकार तक पहुंचा चुका होता। मरने के लिए तैयार हो जा, जब तू मेरी असली जान गया तो यह भी जान ले मैं कौन हूँ। इतना कहकर शेर खान ने अपने चेहरे पर मास्क उतार दिया और फेंका और अपना असली रूप देखा, फौजी काका। और जब्बार पर छाया आश्चर्य का वह लंबा फौजी काका के लिए काफ़ी था, लेकिन ज़मीन पर गिरते ही जब्बार संभल गया। अब तू नहीं बच सकता फौजी, चला गोली देखता हूँ कि तेरी गोली इस फौजी का सीना छू पाती या नहीं। और जब्बार का धैर्य सीमा टूट गई और अगले ही पल लेकिन फौजी काका की चुस्ती फुर्ती के सामने जब्बार का निशाना चूकता चला गया और इस बीच दाएं फौजी काका ने जब्बार का रिवॉल्वर अपने कब्जे में लिया और फिर दाएं और जब्बार अपनी आरजू मन में समेटे ही परलोक सिधार गया। तत्पश्चात हेलो हेलो ब्लैक रोज ओवर, तुमने संबंध क्यों काट दिया था। और तब फौजी काका ने कारण बताया और बोला, सर 500 को ट्रेंड आतंकवादी को मिल्क टैंकरों में छिपा कर धम के इलाके से होते हुए घाटी की ओर जा रहे हैं। और ठीक है आगे बोलो और बाकी बातें मिलने पर होगी सर। तत्पश्चात फौजी काका ने चीफ को अपनी स्थिति की जानकारी दी और इस संबंध में भारतीय सीमा की ओर बढ़ चला। अभी वह भारतीय सीमा में दाखिल हो कर अपनी सड़क की ओर बढ़ रहा था कि सेना के एक हेलीकॉप्टर वहां लैंड हुआ और सेना अधिकारी नीचे उतरा। उसने निकट पहुंचा। अगर आप मैं गलत नहीं हो तो आप कर्नल भीष्म प्रताप सिंह हो। ओह, आपने ठीक पहचाना। चीफ ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है, आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। ठीक है चलिए। और फिर कर्नल की डायरी में लिखे हुए ठिकानों पर छापे मारने का क्रम जारी है। 2000 से अधिक आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं, इनमें से कई कट्टर आतंकवादी भी हैं। लेकिन क्या सर, हमारे जांबाज छापामारों ने सरहद पर स्थित जनरल डेंग के अड्डे पर पूरी तरह तबाह कर दिया, लेकिन जनरल डेंग और उसके कुछ साथी को नहीं पकड़ा जा सका। लगता है उन्हें पहले ही खतरे की सूचना मिल गई थी। इससे साफ जाहिर होता है हमारे आला अफसरों में से कुछ डेंग से मिले हुए हैं और डायरी में लिखे टेलीफोन नंबरों को चेक किया जा रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द आतंकवादी के सूत्रों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाएगी सर। आचार्य के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है, अभी टला नहीं है। जनरल डेक को फरार हो जाने के बाद भी यह खतरा और बढ़ गया है। डोंट वरी, आचार्य की सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा चुके हैं। मैं प्रबंधों की जांच करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम चीफ सिक्योरिटी अफसर कर्नल अरोड़ा से मिल लो, वह तुम्हें सूचना देगा। थैंक यू सर। और तत्पश्चात फौजी वहाँ से चला गया। 14 अगस्त को फौजी काका समय पहले नेहरू हॉल में पहुँच गया। ठीक है न कर्नल। यस सर, आपके आदेश पर सारे प्रबंध किए जा चुके हैं। हाल में इस ढंग से कैमरे फिट किए गए हैं कि वहाँ होने वाली कोई भी हरकत हमसे छिपी न रह सकेगी। इसी बीच इसके अलावा शादी वर्दियों में हमारे आदमी आम जनता के बीच में जगह पर मौजूद होंगे। सिक्योरिटी चेकअप के लिए सख्ती से पालन किया जाएगा। गुड। निश्चिंत होने के बाद भी फौजी बाहर निकल कर हॉल में जा पहुंचा। कुछ देर बाद नेहरू हॉल में तिल रखने की जगह नहीं बची। मंच के सामने आचार्य गोविंद शास्त्री और गवर्नर कमलकांत बैठे थे। मंच पे मुख्य अतिथि के रूप में गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। निर्धारित समय पर स्थानीय नेता भूतपूर्व मंत्री रसूल अहमद ने उठकर माइक संभाला। भाइयों और बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी सरकार महान स्वतंत्र सेनानी गांधीवादी नेता आचार्य जी का राष्ट्रीय सम्मान के साथ सम्मानित करने जा रही है। मैं श्रीमान
आचार्य जी की प्रार्थना करूंगा कि वह मंच पर आए और गवर्नर साहब के कर कमलों से सम्मान ग्रहण करें। फिर गवर्नर साहब खड़े होते हुए आचार्य जी उठकर मंच की ओर वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ चले। तभी आचार्य जी मंच की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे कि फौजी काका बहुत देर से चौंके और अगले ही पल और कुछ देर बाद, ए तुम, उधर उधर बंदूक की गोली चली और जिस हाल अंधेरे में डूब गया, इसी के साथ हाल में भगदड़ मच गई और अंधेरे का लाभ उठाते हुए रहस्यमय साहिब फौजी काका पर गोली दाग दी, लेकिन इसके साथ निशाना चूक गया। फिर दूसरा मौका नहीं दिया फौजी काका ने और बंदूक उसके हाथ से छूट गई। इससे पहले साया संभल पाता और धाएं धड़ाक, लेकिन साया भी जटिल फुर्तीला था। ओह! फौजी काका तुरंत संभले, परंतु इससे पहले साया के पीछे जाते किसी मजबूत हाथों ने दबोच लिया। मुझे छोड़ो, कातिल भाग रहा है। यू आर अंडर अरेस्ट कर्नल भीष्म प्रताप। वट, तुम जानते हो तुम लोग क्या बेवकूफ़ी के कारण अपराधी भागने में सफल हो जाएगा। कौन अपराधी, किसका फैसला अदालत करेगी। और अधिकारियों ने फौजी काका को हाथ में रिवॉल्वर ले चलो इन्हें। सैनिकों, फौजी काका को ले चले। किसका हाथ हो सकता है षड्यंत्र में। और फिर बंद कमरे में विशेष अदालत फौजी काका पर आचार्य गोविंद शास्त्री की हत्या का मुकदमा चलाया गया। सरकारी वकील बहस के बाद दलील दी। बंदूक पर पाए गए उंगलियों के निशान और कैप्टन जसवंत कोठारी की गवाह से यह साबित हो चुका है कि कर्नल भीष्म प्रताप ही आचार्य जी के हत्यारे हैं। इसलिए अदालत से दरखास्त करता हूँ मुजरिम को सजाए मौत की सज़ा दी जाए। तब कर्नल भीष्म प्रताप, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है। यस योर ऑनर। और इजाज़त देने के बाद, योर ऑनर, मुझे इस हत्या के षड्यंत्र में सुनियोजित ढंग से फंसाया गया है। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबसे पहले कैप्टन जनरल कोठारी और विजेट बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। जसवंत कोठारी जब कटघरे में पेश किया गया। कैप्टन कोठारी, क्या यह बंदूक वही बंदूक है जिससे आचार्य जी की हत्या हुई है। हाँ, विशेषज्ञों की रिपोर्ट से यही कहा गया है कि आचार्य के शरीर से निकली गोली इसी बोर की थी। गुड। अब मुझे यह बताइए कि आपके निशाने पर कितना भरोसा है। मैं निशानेबाजी में 2 बार नेशनल चैंपियन का खिताब जीत चुका हूँ। गुड, वेरी गुड। इस बंदूक से कुछ गोलियाँ शेष होंगी। आप मुझ पर निशाना साध कर गोली चलाइए। यह तुम क्या कह रहे हो कर्नल। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कर्नल फौजी ने अपना अपने अधिकार का हवाला देते हुए अदालत को गोली चलाने के लिए मजबूर कर लिया और आदेश मिलते ही बाद कैप्टन कोठारी ने निशाना साधा और ट्रिगर दबाया। ओह नो, थैंक गॉड। और अदालत में सन्नाटा भंग करती हुई फौजी काका की कड़कदार आवाज़ गूंज उठी। योर ऑनर, कैप्टन कोठारी का निशाना इतने करीब से भी चूक गया। गोली गैलरी की ऊंचाई से आई थी और आचार्य जी को निशाना बनाया गया था। आप क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। मिलार्ड, मैं यह कहना चाहता हूँ इस बंदूक में कुछ ऐसी खराबी है जिससे गोली निशाना सही लग ही नहीं सकती। और इस बात का अभ्यास मुझे तभी हो गया था जब साहिद ने मुझे करीब से गोली चलाई, उसका निशाना चूक गया। तो फिर बंदूक से चलाई गोली शरीर में कैसे पहुंच गई। दरअसल गोली इसी बोर की साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर से मंच के सामने बैठी पंक्ति से किसी अन्य व्यक्ति ने चलाई थी। वाट, शायद आप भूल रहे हैं, हाल में सिर्फ 2 गोलियों की आवाज़ सुनी थी और वे दोनों गोलियां इसी बंदूक से चली थी और जो आपके हाथ में है। गोली 3 चली थी महोदय। तीसरी गोली साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर से चली थी जिसकी आवाज़ शोर शराबे के कारण नहीं सुनाई दे सकी। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए था इस समय मंच के सामने पंक्ति में गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे और कातिल भी उन्हीं में से एक है। कहानी अच्छी है, अदालत सबूत मांगती है। सबूत मेरे पास है। क्या सबूत है तुम्हारे पास। योर ऑनर, हत्यारे में मेरा ध्यान मंच पर हटाने की चाल चली थी। प्रथम हत्यारे
के साथी एक गोली चलाकर लाइट गुल करने का सिग्नल दिया था। फिर अंधेरा होते ही हत्यारे ने अपना काम कर दिया। वह जानता था कि लाइट गुल होने के बाद कैमरा उसकी हरकत का नहीं पकड़ पाएगा, पर यह उसकी चूक, यहीं वह चूक गया। जो बा क्या तो क्या आप जानते हैं हत्यारा कौन है? जी नहीं, लेकिन बहुत बहुत जल्दी हम जान जाएंगे हत्यारा कौन है। कहने के साथ फौजी काका ने चीफ के इशारा किया और चीफ ने एक कैसेट फौजी काका के भिजवा दी। कैसेट पर हाथ में आते ही यह बैटरी चलित वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड हो की गई कैसेट, जिसे देखने पर सारी हकीकत सामने आ जाएगी। बकवास, यह कहता हुआ गवर्नर कमलकांत फौजी काका की तरफ बढ़ा। फिर उसके निकट पहुंचकर, लाओ यह कैसेट मुझे दो। मैं जानता हूँ पोल खुलने जाने के डर से तुम चैन से नहीं बैठने देगा। तुम पर हत्या का इल्ज़ाम लगा है तुम मुझ पर हत्या का इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम्हारी यह ज़रूरत। कहने के साथ ही गवर्नर ने रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी धड़म, और इससे पहले कि वह संभाल पाता सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया। आखिरकार तुम चूक गए जनरल डेंग। ओह, तो तुम मुझे पहचान लिया फौजी? हाँ, प्रकाश में तुम्हें नेहरू हॉल में पहचान लेता आचार्य जी की जान न गंवानी पड़ती। तत्पताल का डेंग के चेहरे से गवर्नर का नकाब नोच लिया। और तब तुम रंगे हाथे पकड़ने के लिए, तुम्हारी चाल विफल करने के लिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। तुम जिस कैसेट को अपने जुर्म का सबूत समझ रहे थे वह ब्लैंक है। तुम सचमुच जिसनी सोफोड़ी। मुझे अफसोस है, तुम्हारी तमाम कोशिशें बेकार साबित होंगी, क्योंकि गवर्नर और उसके परिवार को मेरे साथियों की निगरानी में है। गवर्नर हाउस में नज़रबंद है। अगर अगर मुझे कुछ हुआ तो गवर्नर और उसके परिवार को ख़त्म कर देंगे। हाँ हाँ, ले जाओ इसे यहाँ से, कमीने को। सेटअप यू। और फौजी का आदेश तुरंत पालन किया गया। कुछ देर बाद सेना गवर्नर हाउस को चारों ओर से घेर चुकी थी। तुम लोग गिर चुके हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि बंधकों को रिहा कर आत्मसमर्पण कर दो। और उधर मगर आधे घंटे के अंदर तुम लोग आदेश का पालन नहीं किया तो हमें सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी। कोई कार्रवाई करने से पहले खिड़की पर खड़े गवर्नर और उस परिवार के विषय में सोच लेना। आगे बढ़ा तुम्हारा एक भी कदम, तुम्हारे कदम हर के जिस्म में मौत का दावेदार होगा। मगर तुम गवर्नर के परिवार की रिहाई चाहते हो तो जनरल डेंग को हमारे सुपुर्द कर दो। साथ ही एक हेलीकॉप्टर का प्रबंध भी करो ताकि हम सुकुशल सरहद पार कर सके। यह संभव नहीं है, तुम्हारी मांग पूरी नहीं की जा सकती। सिर्फ तुम्हें 2 घंटे का समय देते हैं। उसके बाद फौजी मौके की नज़ाकत को भावते फौजी काका ने माइक का पिछर से लिया। गवर्नर साहब का परिवार कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें हमारी मांगे पूरी करने का आश्वासन देता हूँ। तुम काफ़ी समझदार हो कर्नल भीष्म प्रताप। यह तुमने क्या किया कर्नल? तुम जानते नहीं हो हम किस कीमत पर जनरल डेंग को रिहा नहीं कर सकते। गवर्नर साहब की रिहाई के लिए यह ज़रूरी है चीफ। हमें बेबस गवर्नर के परिवार को मरता नहीं देख सकते। इतना कहकर फौजी काका चीफ के साथ जीप में सवार होकर चल दिए। और लगभग आधे घंटे बाद, हाँ, और कुछ पलों बाद छत पर खड़ा था। तुम्हारी मांग पूरी कर ली गई है, अब गवर्नर साहब को छोड़ दो। अवश्य छोड़ देंगे, लेकिन सरहद पार करने के बाद। हाँ हाँ, धोखा। गुड, कमान इकबाल। धोखा खाने से धोखा देना बेहतर है ऑफिसर। चलो अंदर चलो। गवर्नर ने हेलीकॉप्टर में पहुंचने इकबाल चढ़ने की कोशिश की, लेकिन और फिर इससे पहले इकबाल और साथी के खतरे को भाप पाते पलक झपकते इकबाल के साथी मौत की नींद सुला दिए गए। उधर इकबाल संभल भी नहीं पाया था। तुम्हारा खेल खत्म हो गया बच्चे। यह क्या है जनरल? मैं जनरल नहीं, तुम्हारा बाप भीष्म प्रताप हूँ। कहने के साथ ही अपने चेहरे पर मास्क उतार फेंका। ओह, अब चल, जनरल जेल डेंग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फौजी काका की सफलता का मिलते ही सेना के जवान इमारत में दाखिल
फौजी काका की सफलता के सिग्नल मिलते ही सेना जवान ने मार्च में दाखिल हो गए। जल्दी ही स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। थैंक यू कर्नल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने कहीं ज़्यादा कर दिखाया। देश को तुम पर नाज है। लेकिन मुझे अफसोस है कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करने में हम महान व्यक्ति की हम बीच बीच को हम बचा नहीं सके, जिसकी देश को आज बहुत सख्त जरूरत थी। फौजी काका प्रधानमंत्री का पत्र चीफ के हाथ में थमा दिया और थमे कदमों से चलते हुए उसके नज़रों से ओझल हो गए। समाप्त दोस्तों। अब आपके लिए पेश है फौजी काका और कंकालों की सेना का झलकियाँ।